13 जून 2025 की रात ईरान ने इजराइल पर 100 से भी ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली कैपिटल तेल अवीव और यरूशलेम समेत बहुत से इंपॉर्टेंट मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जो कि दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इन मिसाइलों को रोकने में क्यों नाकाम रहा? ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया? और क्या इस एक हमले ने इजराइल की सो कॉल्ड पावर को एक्सपोज कर दिया? 1957 में अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद ही ईरान के साथ यह सब बंद कर दिया? और आज अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने? अमेरिका को ईरान से क्या खतरा है? और अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन गया तो पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्या क्या कर सकते हैं? कैसे रूस, चीन और कुछ खुफिया ताकतें ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद करती रहीं और अमेरिका और इजराइल को कानों कान खबर न हुई? और वो कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जिसने ईरान को न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए? अब क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है? अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने? और कैसे इजराइल चारों तरफ से पूरी तरह फंस चुका है और सिर्फ एक हमला इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने जा रहे हैं ईरान की और जानेंगे ईरान के बारे में कुछ ऐसे ही खतरनाक और हैरत अंगेज हकायक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईरान, जिसका ऑफिशियल नाम जमहूरी इस्लामी ईरान है, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में लोकेटेड है। इसके बॉर्डर्स ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वेस्ट में इराक और तुर्की, नॉर्थ में अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से मिलते हैं। अगर एरिया की बात करें तो ईरान का कुल एरिया लगभग 1.65 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगभग डबल है। यह सऊदी अरब के बाद मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान में पहाड़ों, सहराओं और समंदरों समेत कुदरत की हर नेमत मौजूद है। ईरान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो रोजाना लगभग 3 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ईरान को तो एक अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। इतनी नेमतों के बावजूद ईरान काफी मुश्किलात का शिकार है और वो दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे कतर, यूएई और सऊदी अरब से काफी पीछे है। ईरान की करेंसी दुनिया की बदहाल तरीन करेंसीज में से एक है, पर कैपिटा इनकम के भी हिसाब से दुनिया ईरान से बहुत आगे है। अब सवाल ये है कि इतने वसाइल के बावजूद ईरान का ये हाल कैसे हुआ और वो कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने ईरान को इतना पीछे फेंक दिया? तो उसकी वजह है ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की जिद। दुनिया में बहुत सी न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है, उसके लिए हम चलते हैं आज से करीब 70 साल पीछे और जानते हैं कि असल कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है 1957 में, जब अमेरिका ने ईरान के साथ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करनी शुरू की। एटम्स फॉर पीस एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था जो 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने अनाउंस किया था। इस प्रोग्राम का मकसद था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री बम्स बनाने के बजाय पीसफुल कामों जैसे बिजली बनाने, मेडिसिन और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका ने ईरान, पाकिस्तान और इंडिया समेत दूसरे कई मुल्कों को न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल और ट्रेनिंग देनी शुरू की ताकि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। उस वक्त ईरान का बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी था, जो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग एलाय था। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिसर्च के लिए रिएक्टर्स, यूरेनियम फ्यूल और टेक्निकल असिस्टेंस देना शुरू किया, जिसका मकसद सिर्फ पीसफुल एनर्जी प्रोजेक्ट्स था। शाह रजा ईरान में वेस्टर्नाइजेशन चाहता था। 1963 में उसने व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च की, जिसका मकसद लैंड रिफॉर्म्स और वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन और कल्चर का एडॉप्शन था। इस रेवोल्यूशन के खिलाफ 1963 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने आवाज उठाई। खोमैनी ने इसको इस्लाम के खिलाफ और वेस्ट की गुलामी करार दिया। इसी चक्कर में 1963 में खोमैनी को जेल भेज दिया गया। फिर उन्हें एग्जाइल में तुर्की, इराक और फ्रांस में रहना पड़ा। 77 तक ईरान में शाह की हुकूमत मजबूत रही, लेकिन 1977 के बाद आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और सियासी दमन की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। 1978 में प्रोटेस्ट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि
कि हर शहर में शाह के खिलाफ रैली निकलने लगी। आयतुल्लाह खुमैनी ने फ्रांस से बैठकर स्पीचेस और बयानात के जरिए अवाम को मोटिवेट किया। 1978 के एंड तक पूरा ईरान शाह के खिलाफ हो चुका था। आखिर 16 जनवरी 1979 को शाह मुल्क से भाग गया और 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसावी खोमैनी ईरान वापस आया। 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और शाह की जगह आयतुल्लाह खोमैनी की धार्मिक हुकूमत आ गई। इस हुकूमत के आने से ईरान और अमेरिका में ताल्लुकात बिल्कुल तब्दील हो गए। नए इस्लामिक सिस्टम ने अमेरिका से हर किस्म की दोस्ती खत्म कर दी, जिसके नतीजे में अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फौरन रोक दिया। अमेरिका और वेस्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए, सारी टेक्निकल मदद बंद हो गई और साथ ही अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना भी शुरू कर दिया। खोमैनी ने शुरुआत में कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि उस वक्त धार्मिक हुकूमत थी और वो इसे हराम टेक्नोलॉजी कहते थे। लेकिन 1980 में ईरान इराक जंग के दौरान ईरान को एहसास हुआ कि उन्हें एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए। तब ईरान ने अपने बचे खुचे रिएक्टर्स और इक्विपमेंट के जरिए छुपकर काम फिर से शुरू किया। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों ने ईरान की मदद की। इनके अलावा पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए। खोमैनी ने शुरू में इस प्रोग्राम को हराम कहा था, लेकिन बाद में इसे इस्लामिक ड्यूटी करार दे दिया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि दुनिया के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि रीजनल पावर का मसला है। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इजराइल जैसे अमेरिका के क्लोज एलाय के लिए डायरेक्ट थ्रेट बनेगा। इसके साथ साथ ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हौथीस और दूसरी शिया मिलिशियाज को ज्यादा एग्रेसिव कर देगा, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस, तेल के रास्तों और स्ट्रैटेजिक एसेट्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अमेरिका ये भी समझता है कि एक न्यूक्लियर ईरान से पूरे रीजन में आर्म्स रेस शुरू हो सकती है और कल तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट देश भी न्यूक्लियर एसेट्स बनाने का सोच सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक बैलेंस तबाह कर देगी। इसीलिए अमेरिका हर कीमत पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहता है। अमेरिका के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का मसला है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक खुलेआम कहती है कि इजराइल एक नाजायज मुल्क है जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बना है। ईरान का मानना है कि जब तक इजराइल का वजूद रहेगा, मिडिल ईस्ट में इंसाफ और अमन मुमकिन नहीं। इसीलिए ईरान अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल के खिलाफ हमेशा एक्टिव रहता है और खुलेआम इजराइल के खात्मे की बात करता है। दूसरी तरफ इजराइल इस बात से खुद के लिए खतरा महसूस करता है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो किसी भी वक्त इजराइल पर एटॉमिक हमला कर सकता है, या कम अज कम रीजन में अपनी मिलिटेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि इजराइल का वजूद हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए इजराइल हर कॉस्ट पर ये चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके। अब वापस आते हैं कहानी पर। ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा था कि 1990 की शुरुआत में सबसे पहले इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को शक हुआ कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि बम बनाने के लिए चला रहा है। 1992 से 93 तक मोसाद ने सीक्रेट साइट्स की जानकारी इकट्ठा की और इजराइल की हुकूमत को वार्निंग दी कि ईरान सीक्रेटली बम बनाने की तैयारी में है। 2002 में ईरान के एक अपोजिशन ग्रुप नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ईरान (NCRI) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स का नाम ले दिया। नथांज और अराक की साइट्स का पता चला, जहां सीक्रेटली यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही थी। NCRI असल में एक मिलिटेंट पॉलिटिकल ग्रुप है जो ईरान की हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत लाना चाहता है। NCRI को ईरान की तरफ से टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया है। 2003 में अमेरिका की CIA ने यह कंफर्म कर लिया कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है। इस बात के बाद अमेरिका ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को शामिल कर लिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान की साइट्स का इंस्पेक्शन करने भेजा गया, जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पुष्टि हुई। 2006 से लेकर 2015 तक अमेरिका, UN और यूरोप ने ईरान पर बहुत सारी सख्त पाबंदियां लगाईं। सैंक्शंस का मतलब होता है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी, ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर पाबंदियां लगाना। इस दौरान ईरान के तेल की एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग, हथियारों की ट्रेड और साइंटिफिक कून ऑपरेशन पर बैन लगा दिए गए, जिससे ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह क्रैश हो गई। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई
जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस डील में तय हुआ कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करेगा, न्यूक्लियर प्लांट्स पर कैमरे लगाए जाएंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स रेगुलरली चेक करेंगे। इसके बदले में कुछ हद तक पाबंदियां हटा दी गईं। 2018 में इजराइल की मोसाद एजेंसी ने एक रिस्की ऑपरेशन करके तेहरान से ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव चुरा लिया। इस आर्काइव में ईरान के पुराने न्यूक्लियर प्लान्स, साइट्स, बम डिजाइन्स और मिसाइल डेवलपमेंट का डेटा था। इजराइल ने इसे पब्लिक करके दुनिया को बताया कि ईरान अभी भी सीक्रेटली अपना प्रोग्राम चला रहा है। 2018 में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने JCPOA डील से निकलकर ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील तोड़ रहा है, इसलिए अमेरिका उसे फाइनेंशियल और ट्रेड लेवल पर बिल्कुल अलग थलग कर देगा। इसके बाद से ईरान अमेरिका के तनाव दोबारा बढ़ने लगे। 2022 के बाद ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक बढ़ा दी, जो बम बनाने की लेवल के बहुत करीब थी। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूरेनियम एनरिचमेंट की मैक्सिमम अलाउड लिमिट सिर्फ 3.767% है, लेकिन ईरान ने ओपनली इस लिमिट को तोड़ दिया। इजराइल ने इस बात पर कई दफा वार्न किया कि अगर ईरान ने बॉम्ब बनाया तो हम ईरान पर अटैक कर देंगे। 2024 से 2025 में ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स इतनी बढ़ गई कि कोवर्ट ऑपरेशंस, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स और इजराइल की डायरेक्ट स्ट्राइक्स तक बात आ गई। 13 जून 2025 को इजराइल ने एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक की, जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में इजराइल ने ईरान के लगभग 100 से ज्यादा टारगेट्स पे अटैक किया, जिसमें नतांज की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, तेहरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स और कुछ न्यूक्लियर लैब्स शामिल थे। इस ऑपरेशन में ईरान के कुछ टॉप जनरल्स जैसे IRGC चीफ हुसैन सलामी और आर्म्ड फोर्सेस हेड मोहम्मद बाक़री मार दिए गए। कम से कम 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स भी हलाक हुए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 70 से ऊपर सिविलियंस भी शामिल थे। ईरान को इस अटैक से काफी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि न सिर्फ उनकी न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुई बल्कि लीडरशिप लेवल पे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और खुली धमकी दी कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, और तारीख बदलने से पहले ही ईरान ने इजराइल को जवाब दिया और भरपूर दिया। 13 जून 2025 की रात को ईरान ने एक जबरदस्त रिटेलिएटरी स्ट्राइक लॉन्च की, जिसका नाम था अहद सादिक सोम। इस ऑपरेशन में ईरान ने 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से अधिक अटैक ड्रोन से इजराइल को टारगेट किया, जिसमें यरूशलेम, तेल अवीव और नॉर्दर्न रीजन जैसे गोलान हाइट्स शामिल थे। इजराइल ने अपना आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और US की मिलिट्री सपोर्ट से ज्यादातर मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए। फिर भी बहुत से ईरानी मिसाइल्स को इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना रोक पाया और उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग्स और राडार्स को अच्छा खासा डैमेज किया। इसके साथ साथ इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी भारी नुकसान हुआ। यहाँ पर सवाल यह है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, लेकिन फिर भी वो ईरानी मिसाइल्स क्यों ना रोक पाया? क्या वो वाकई सबसे बेहतरीन था, या इजराइल ने पूरी दुनिया को अपनी झूठी ताकत के जोन में रखा? तो हैरानी की बात यह है कि वो वाकई सबसे बेस्ट है, लेकिन हर चीज की तरह इस सिस्टम की भी एक लिमिट है, और यही इजराइल के लिए सबसे खतरनाक है। अब बेशक वो सबसे बेस्ट है, लेकिन जब एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन आएंगे तो आयरन डोम क्या, दुनिया का कोई भी सिस्टम इन सबको एक साथ नहीं रोक पाएगा। और ऐसे ही बहुत से ईरानी मिसाइल्स तेल अवीव और नॉर्दर्न इजराइल में घुसे और तबाही मचाई। अब इजराइल को खतरा सिर्फ ईरान से नहीं, बल्कि उसकी रीजनल प्रॉक्सीज से भी है। हिजबुल्लाह, हुथीज और शिया मिलिशियाज, ये ग्रुप्स ईरान के लिए रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करते हैं। इसका मतलब है कि इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है, और अगर इजराइल पर ये सब चारों तरफ से अटैक करें तो इजराइल को काबू करना काफी आसान हो सकता है। अब अगर अभी से दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इजराइल का ये हाल है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल का क्या होगा? आगे आप खुद समझदार हैं। बस यही रीजन है कि इजराइल और अमेरिका जैसी पावर्स ये नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। बाकी एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान खुदा बनाता है, और होगा तो बेशक वही जो खुदा चाहता है, इंशाअल्लाह।